हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी के। तो आई होप सब बढ़िया होंगे और अच्छी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना। ओके, तो अभी हमारा टारगेट रहेगा आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ, तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देख लो, फिर पार्ट 2 स्टार्ट करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपका, क्या कह रहा है, विच पेयर विल शो कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट कौन सा शो करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। ऑप्शन दे रखे, आपको बोल रहा है कॉमन आयन इफेक्ट कौन शो करेगा। तो कौन शो करेगा वो जानने से पहले हम समझते हैं कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहली बात तो आप लोग ये जानते ही हो, ये मैं पीछे भी बता चुका हूं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या करते हैं, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन करते हैं, पार्शियल डिसोसिएशन करते हैं, पार्शियल डिसोसिएशन, ठीक है। मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीट डिसोशिएट देते हैं और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पार्शियल डिसोशिएट देते हैं। मतलब ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, इनका कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है जिसको हम अल्फा बोलते हैं, डीओडी, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जिसको हम अल्फा बोलते हैं, मतलब 1%, 2%, 4% कुछ भी डिसोशिएट होता है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब क्या कहानी है, अगर मुझे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करना है, बढ़ाना है, तो हमने, आप लोगों ने सुना होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे पहला फैक्टर था डाइल्यूशन, जो पार्ट 1 के अंदर मैं बता चुका हूं। डाइल्यूशन किसमें, याद करो, हमने बात करी थी ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ, करी थी ना, ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवर्ड डाइल्यूशन क्या लॉ क्या कहता था कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर डाइल्यूशन। ये था ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, रूट ओवर डाइल्यूशन के बराबर होगा। मतलब सपोज ये एक डब्बा था, ठीक है, इसमें कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बात समझ लो। तो सपोज ये 2% डिसोसिएट हो रहा है या 5% डिसोसिएट हो रहा है, कितना डीओडी है, डीओडी इज 5%। तो क्या करो, अगर इसमें और डाइल्यूशन का मतलब क्या कर दो, इसमें वाटर ऐड कर दो, तो थोड़ा वाटर ऐड करोगे तो ये 5% से बढ़ करके कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। थोड़ा और ऐड करोगे तो 15% हो जाएगा। तो यही कहना है कि जितना पानी डालते रहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज एक डब्बा लो, उसमें चीनी डालो, ठीक है। अब चीनी में आधा गिलास पानी डालो, चीनी ली हमने थोड़ी और उसमें आधा गिलास पानी डाला, घोला 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 मिक्स किया, चीनी घुल गई, ठीक है। पर उसमें और चीनी डालो, या फिर चीनी अगर ज्यादा रहेगी और पानी कम रहेगा तो डेफिनेटली पूरी चीनी तो घुलेगी नहीं, ठीक है, समझ लो। चीनी ज्यादा लो और पानी थोड़ा सा लो, पानी आधा गिलास लो, तो घोलोगे घोलोगे, जितनी चीनी घुलेगी उतनी तो घुल जाएगी। पर ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी चीनी घुल जाएगी, क्योंकि चीनी की कंटेंट हमने ज्यादा लिया है, ठीक है। तो चीनी को घुलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और पानी डालना पड़ेगा। तो और पानी डाला तो और चीनी घुली, समझ लो। ये करा होगा अपने घर में एक्सपेरिमेंट, अपना एक्सपेरिमेंट किया, घर में नींबू पानी वगैरह बनाते ही होंगे, है ना। तो ये तो नॉर्मल सी चीज है। तो जो चीनी बची हुई है उसके अंदर, उसको घोलने के लिए क्या करते हैं, उसमें पानी डालते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं। तो पानी जितना डालते रहेंगे वो चीनी पानी के अंदर घुलते रहेगी, डिसॉल्व होते रहेगी। तो यही कहानी है कि डाइल्यूशन, पानी जितना बढ़ाते रहोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता रहेगा। और एक चीज का ध्यान रखना है, डायरेक्टली नहीं है, रूट ओवर है। रूट ओवर का मतलब समझते हो ना, डायरेक्टली नहीं होता, मतलब उसकी पावर हाफ होता है, समझ लो, ओके। और याद करो, एक और तरीका है उस चीनी को घुलने का, जो हमारी चीनी घुली नहीं है पानी के अंदर, उसको घुलने का एक और तरीका है, क्या, यस, हीट कर दे उस पानी को जिसके अंदर तुमने चीनी डाली हुई है, सपोज ये है डब्बा, उसको क्या कर दो, हीट कर दो। हीट करने से क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाएगा पार्टिकल्स का, और जिसके कारण जो चीनी अनडिसोशिएट थी पानी के अंदर, वो क्या हो जाएगी, डिसोशिएट हो जाएगी, पानी में घुल जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। आई बात समझ में, पानी में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, डिसोशिएट नहीं, सॉरी, डिसॉल्व हो जाएगी। मतलब दूसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर है। तो एक फैक्टर था डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, बढ़ता है। और सिमिलरली टेम्परेचर के बढ़ाने से भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। डिसोसिएशन क्या हो गया, बढ़ गया। आई बात समझ में इतनी। तो ये दोनों फैक्टर्स में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो और तीसरा फैक्टर होता है इसका कॉमन आयन इफेक्ट। दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो थर्ड फैक्टर है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इफेक्ट करता है, वो है कॉमन आयन इफेक्ट। तो अब हमारा टारगेट है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सबको। अब देखो, तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है कि कोई भी
पहली बात तो हमें चेक करना है कोई वीक एसिड या फिर वीक बेस होना चाहिए, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। सपोज हमने एक वीक एसिड पकड़ लिया CH3COH, इसको जब तुम पानी में डालोगे, अभी हम H2O करके भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा CH3CO- और H+, इसमें डिसोशिएट हो गए, ठीक है। अब क्या है कहानी, जरा ध्यान से देखो। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, कम है, लेस है। इसमें क्या डालो, एक सॉल्ट डालो। सॉल्ट हमेशा हम बोलते हैं, सॉल्ट हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जो कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, ठीक है। आप लोगों ने सुना है एसिड बेस वीक और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस, सुना है आपने। पर क्या सॉल्ट कभी आपने स्ट्रॉन्ग सॉल्ट वीक सॉल्ट सुना है क्या, तो नहीं सुना है। सॉल्ट को हम सॉल्ट ही बोलते हैं, बात समझ रही, क्योंकि सॉल्ट हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग होता है मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, समझ आ गई बात। सॉल्ट हमेशा क्या होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, तो ध्यान रखना इस चीज को भी। तो देखो एसिड था, वीक एसिड, आयंस में देगा। अब कोई एक सॉल्ट डालो जिसमें या तो ये वाला या तो ये वाला है, इन दोनों आयंस में एक आयन क्या हो, कॉमन हो, एक आयन क्या हो, कॉमन हो। सपोज हम इसमें डाल देते हैं सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट डालते हैं। सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO, दिस इज एसिटेट, Nl डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम एसिटेट, और ये तुम्हारा एक सॉल्ट है, ठीक है। और सॉल्ट की खास बात ये होती है, ये कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, तो ये क्या देगा, CH3CO- प्लस Na+। इसके अंदर चलता है कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन चलेगा, और इसके अंदर क्या चलेगा, पार्शियल डिसोसिएशन। आ रही बात समझ में, क्योंकि सॉल्ट है, सॉल्ट हमेशा कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, ठीक है। अब देखो हमारा सिस्टम ये तैयार हो गया, ये पूरा एक सिस्टम के अंदर था। हमारे पास ये इनिशियल था, वीक एसिड या वीक बेस कुछ भी बोल सकते हो, अभी तो फिलहाल हमने एसिड लिया, वीक एसिड डिसोशिएट होगा इनमें। अब इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, एक आयन ऐसा डाल रहा हूँ जो ये वाला या ये वाला, या तो एसिडेट आयन या तो H+ आयन क्या हो, कॉमन हो। तो मैंने इस टाइप का सॉल्ट चुना, CH3CONA, जिसमें एसिडेट आयन कॉमन था। तो देखो जब ये ब्रेक होगा किसमें होगा, CH3CO- और Na+ में। इतनी बात समझ आ गई। तो इससे होता क्या है, तो इससे होगा क्या, तो देखो सॉल्यूशन के अंदर जैसे सपोज ध्यान से देखना, सपोज ये 100 मोल था, ठीक है। अगर 20% डिसोशिएट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये 20 और 20 मिलेंगे, बात समझ लो। और अगर इसके भी 100 मोल होंगे, पर ये सॉल्ट है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, तो इसके कितने मोल मिलेंगे, 100 मोल, और इसके भी कितने मोल मिलेंगे, 100 मोल मिलेंगे। आफ्टर डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, इसके डालने से, कोई सॉल्ट डालने से एक आयन जिसका कॉमन हो, उससे होता क्या है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, इसको मिटा देता हूं फिलहाल। इस कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इसकी बढ़ गई, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। और कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही प्रोडक्ट की साइड बढ़ेगी, भाई ये प्रोडक्ट वाली साइड है ना, तो जैसे ही प्रोडक्ट की साइड बढ़ेगी, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने एक प्रिंसिपल पढ़ाया था आपको, ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ठीक है। तो जिसको नहीं पता वो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लो, पार्ट 3 के अंदर आई थिंक पढ़ाया मैंने, वो देखो। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल का क्या कहना था कि जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की साइड बढ़ती है, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाती है, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ये था, प्रोडक्ट की साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी, और अगर रिएक्टेंट की साइड बढ़ेगी तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर जैसे ही इसकी बढ़ी तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो गई, क्लियर है। और बैकवर्ड शिफ्ट होने के कारण, तो देखो बैकवर्ड का मतलब पीछे, मतलब ये मॉलिक्यूल मिलने लग जाएंगे, आयंस नहीं मिलेंगे, हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल मिलेगा। मतलब डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, हमारा क्या स्टार्ट होने लग गया, एसोसिएशन स्टार्ट होने लग गया, हमारा होने लग गया एसोसिएशन। मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके और सॉरी आयंस आपस में चिपके और मॉलिक्यूल बनाने लग गए, मतलब एसोसिएशन स्टार्ट हो गया। और इन अदर वर्ड्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कर गया, घट गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कर गया, डिक्रीज हो गया। तो यही होता है कॉमन आयन इफेक्ट, कि जब वीक एसिड होता है या वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो डिसोशिएट होता है कुछ परसेंट, उसमें एक नया सॉल्ट डालना है या एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालना है जिसका एक आयन क्या हो, कॉमन हो, ठीक है। तो उससे होगा क्या, जो कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट साइड बढ़ जाएगी, और कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो देखो आयंस नहीं मिल रहे हमें, बैकवर्ड क्या मिल रहा है, हमें मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। तो हमें इंस्टेड ऑफ आयंस वी आर गेटिंग मॉलिक्यूल्स। तो इंस्टेड ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन टेक प्लेस, तो एसोसिएशन हो रहा है, तो मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया, घट गया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, घट जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट को या इसी फिनोमिना को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट, कि कॉमन आयन के कारण ये कॉन्सेप्ट होता है। आई बात समझ में। तो बस यही हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। तो मतलब हमने देखा था डाइल्यूशन से डीओडी, यहां लिख देता हूं डीओडी, डाइल्यूशन से डीओडी बढ़ता है, टेम्परेचर से
डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, पर कॉमन आयन इफेक्ट से, ये समरी हो गई आपकी, कॉमन आयन इफेक्ट से डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जो डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बस सिमिलरली कोई वीक एसिड की जगह हम वीक बेस भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वीक एसिड या वीक बेस कौन सा है। तो देखो हमारा क्वेश्चन ये था, आपको बोल रहा है विच पेयर विल शो कॉमन आयन इफेक्ट। तो देखो BaCl2 तो एसिड बेस नहीं है, NaCl भी नहीं है, यस NH4OH। NH4OH क्या है आपका, एक वीक बेस है, किसमें ब्रेक होगा, अमोनियम आयन NH4+ और OH-। पहला तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके साथ हमने डाल दिया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, यस एक सॉल्ट है, सॉल्ट तो हमें पता ही है, और ये किसमें ब्रेक होगा, NH4+ एंड Cl-। तो देखो एक आयन कॉमन मिल गया ना, तो दैट्स व्हाई दिस विल शो कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि इसमें एक तो वीक बेस है और साथ ही साथ उसी का एक सॉल्ट भी है, मतलब एक आयन कॉमन है उसके अंदर। बाकी किसी में ऐसा नहीं दिख रहा है। देख लो कहीं पर आपको दिख रहा है क्या कॉमन, ये मत देखना कि यहाँ बेरियम कॉमन दिख रहा है, Cl कॉमन दिख रहा है, CN कॉमन दिख रहा है, ऐसे नहीं चेक करना है। ठीक है, ऐसे गलती कर सकते हैं बच्चे की, सर कॉमन तो यहाँ भी हमें दिख रहा है, बेरियम आयन, क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन, यहाँ अमोनियम तो ठीक है, तो आंसर ये साइनाइड आयन। ठीक है, ऐसे चेक नहीं करना है, पहले चेक करना है कि वीक बेस या वीक एसिड होना चाहिए, तो वीक एसिड और वीक बेस होना चाहिए, और दूसरी कहानी, दूसरा जो होना चाहिए सॉल्ट होना चाहिए, और उस सॉल्ट के अंदर जो वीक एसिड या वीक बेस के आयंस हैं उनमें से कोई ना कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर, ओके। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द pH ऑफ 0.01 मोलर NaOH विल बी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके pH का है, तो अब मोस्टली क्वेश्चन आपके pH के ही है। तो सबसे पहले pH का कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे pH एंड POH। ठीक है, तो pH कहाँ यूज करते हैं, तो pH किस लिए यूज किया जाता है या POH किस लिए यूज किया जाता है, यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, एसिड की या फिर बेस की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए अगर pH बोलते हैं तो हम एसिड के लिए बोलते हैं, POH बोलते हैं तो हम बेस के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो एसिड या बेस की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए जो हम कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं उसको हम pH या फिर POH का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, क्या होता है ये आप लोगों ने तो वैसे पता ही होगा, यहाँ 7 रहता है, यहाँ 14 और यहाँ 0, तो 7 से कम आएंगे 1 2 3 4, चलो इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा पास हो गया, 5 6 7 8 9 10 11, पूरे मिटा देते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है, तो 7 से इधर की तरफ जाते हैं तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, और 7 से इधर की तरफ जाते हैं कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, और 7 हमारा क्या होता है, बेस पॉइंट है या बेसिक पॉइंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। बेस है, बेस मतलब कहो कि एक इनिशियल पॉइंट है जहां से हम चेक कर रहे हैं, ये न्यूट्रल हो गया, 14 की तरफ जा रहे हैं तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है, और 0 की तरफ आ रहे हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्या कहानी है, मतलब अगर ये मैंने pH चार्ट बनाया है, इसको हम pH चार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या मैं एक चीज बताता हूँ, एक चीज का ध्यान रखना है, हमेशा ये जो pH है, pH के कॉरेस्पॉन्डिंग हम H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हैं और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम pH भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अभी इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। pH = -log H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, या फिर H+ को हम कभी कभी क्या लिख देते हैं, H3O पॉजिटिव भी बोल देते हैं, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना H+ बोलो या H3O+ बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो फिलहाल मैं H+ बोल देता हूँ। तो ये मेरा pH का फॉर्मूला होता है, -log H+ आयन। और सिमिलरली POH का भी फॉर्मूला बन जाएगा, POH का भी फॉर्मूला बन जाएगा क्या, -log H+, यहाँ H था तो यहाँ OH है तो H+ की जगह क्या आ जाएगा, OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये POH का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है। एक और चीज, तुम्हें अगर एसिड दिया होगा, एसिड का हम निकालते हैं H दैट इज pH, और बेस दिया होगा तो बेस का निकालते हैं POH। पर कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि कोई बेस होगा और उसका निकालना है तुम्हें pH। बहुत ध्यान से सुनो, कोई बेस होगा उसका क्या निकालना है, pH। तो ध्यान है,
बेस के लिए हम डायरेक्टली पीएच कभी नहीं निकालेंगे, बेस के लिए क्या निकालेंगे हम, पीओएच निकालेंगे। और फिर एक हमारे पास रिलेशन होता है क्या, यस, पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, पीएच हमारा कैलकुलेट करेंगे। आई बात समझ में, बेस का हम डायरेक्टली पीएच नहीं कैलकुलेट करेंगे, बेस के लिए पहले क्या निकालेंगे, पीओएच, जो भी आएगा उसको यहाँ पुट करेंगे। तो 14 ये है, पीओएच वहां जाएगा, तो 14 में से पीओएच माइनस करोगे तो तुम्हारा पीएच आएगा उस बेस का। सिमिलरली अगर एसिड का पीओएच निकालने को बोला है तो एसिड का डायरेक्टली पीओएच नहीं निकालेंगे, एसिड का क्या निकालेंगे, पीएच निकालेंगे। तो ये सबसे पहली बात ध्यान में रखना, एसिड का हमेशा पीएच निकालेगा, बेस का हमेशा पीओएच निकालेंगे। कुछ और पूछा है तो इस फॉर्मूले पुट करके हम अपने आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। क्लियर हो गई बात इतनी, ओके, इतनी बात समझ आ गई सबको। अब देखो क्या है कहानी, अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं। सपोज ये पीएच दे रखे आपको 1 2 3 4, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीएच के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी क्या निकलती है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकलती है, ठीक है। जैसे सपोज एक क्वेश्चन में बताता हूं आपको, ठीक है, इतना ध्यान रखना आप लोग। एक क्वेश्चन में बताता हूं, सपोज आपको एक एसिड है जिसकी 10⁻³ मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। सपोज HCl ले लो, HCl है जिसकी 10⁻³ मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, इसका क्या कैलकुलेट करना है आपको, पीएच कैलकुलेट करना है। तो पीएच का फॉर्मूला क्या लगेगा जरा बताओ, माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और H प्लस HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, भाई HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें डिसोशिएट होगा H प्लस एंड Cl माइनस पे। तो अगर ये 10⁻³ मोलर है तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसके 10⁻³ मोल से इसका कितना मोलर बनेगा, 10⁻³ मोलर बनेगा ना, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इतनी बात समझ आ गई। तो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की कितनी होगी, 10⁻³ होगी, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻³ तो इसको सॉल्व करो। तो देखो एक आइडेंटिटी जानते होंगे तुम, log 10⁻n कितना होता है, n होता है, ये आइडेंटिटी सबको पता होगी, 10⁻n इज n, log 10⁻n इज n, ठीक है। तो log 10⁻³ क्या होगा, -3 हो जाएगा ना, log 10⁻³ log 10⁻n, ठीक है। जिसको नहीं पता वो नोट कर लो ये वाली आइडेंटिटी, log 10⁻³ कितना हो जाएगा, -3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आंसर आ जाएगा आपका +3, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, मेरा टारगेट था आपको एक चीज कंपेयर करवाना। तो देखो अगर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है तो पीएच क्या है, 3 है, 10⁻³ तो पीएच क्या है, 3 है। या फिर उल्टा, अगर पीएच 3 होगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 10⁻³ होगा। तो यहां से देखो तुम्हें एकदम पता चल जाएगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन ये पीएच टेबल है, पीएच 3 है, तो इस बेस में कॉन्सेंट्रेशन क्या रही होगी, H प्लस की 10⁻³ रही होगी। आया समझ में नहीं आया, ऐसे कहीं से भी निकाल सकते हो। तो बताओ अगर pH 5 होगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या रही होगी, यस, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन रही होगी कितनी, 10⁻⁻5। सिमिलरली यही पैटर्न लगाओ, डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² होगी तो बताओ pH क्या होगा, तो डायरेक्टली बताओ 2, ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो 10⁻³ होगी, तो अगर 3 है तो अगर 10⁻² होगा तो pH क्या होगा, 2 होगा। आई बात समझ में, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। बाकी एक चीज और मैं बताता हूँ, जो कॉन्सेंट्रेशन होती है H प्लस की एंड OH माइनस की, ये इक्वल्स होती है किसके, 10⁻⁻14 के रूम टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। और जनरली हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है तो OH की ऑटोमेटिकली तुम्हें पता चल जाएगी, मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट होता है किसके बराबर होना चाहिए, 10⁻14 के। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तुम्हें H प्लस पता है, तुम 10⁻⁻14 डिवाइड बाय H प्लस करोगे, तुम्हें OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर H प्लस की कितनी है, 10⁻3, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल गया इस पॉइंट में OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो 10⁻⁻11 होगी। तभी तो वही दोनों का एडिशन करोगे तो कितना आएगा, 11 और 3 14 आएगा ना, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट में जैसे 10⁻⁻5 है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, तो OH की कितनी रही होगी, OH की कितनी रही होगी, 10⁻, भाई H की अगर 10⁻⁻5 है, समझ रहे हो, तो OH की कितनी रहेगी, 10⁻⁻9 रही होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे सपोज ये है 10, सपोज ये है, तो यहां पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रही होगी, pH चार्ट है तो pH 10 है, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी रही होगी, 10⁻⁻10 रही होगी, भाई तभी तो pH 10 आएगा। तो इस पॉइंट में OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रही होगी,
-4, क्योंकि टोटल मिला के क्या आना चाहिए 10 की पावर -14 आना चाहिए। क्लियर। अब देखो एक और सिंप्लीफिकेशन, और न्यूट्रल में तुम समझ गए होंगे दोनों 10 की पावर -7 10 की पावर -7 रहा होगा, तभी तो ऐड करोगे तो 10 की पावर -14 आएगा। क्लियर। अब देखो यहां से आते हुए 7 से लेफ्ट की तरफ जाते हुए क्या हो रही है, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, तो कौन सी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, एंड H+ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर। इसी वजह से इधर आते हुए एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, और हम बोलते हैं कि इधर आते हुए जितना जीरो की तरफ जाएगी कहानी उतना ज्यादा एसिडिक होगा। आई बात समझ में, क्योंकि H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती हुई दिखेगी। देखो इसमें 10 की पावर -5 होगी, 10 की पावर -4 होगी, यहाँ 10 की पावर -3 है, बढ़ते दिखेगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि ऐसा क्यों बोलते हैं तो उसके लिए मैं रीजन दे रहा हूँ। सिमिलरली इधर साइड जाते हुए देखो H की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। 8 में क्या होगी H की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -8, यस, और यहाँ बढ़ते 10 की पावर -10 हो गई, तो डिक्रीज कर रही है। और आप देखोगे OH की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हुए आपको दिखेगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं इस तरफ जाते हुए बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और 7 में दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, सेम है। H+ की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी 10 की पावर -7, और OH की भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 10 की पावर -7। इसीलिए दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसलिए हम बोलते हैं 7 इज न्यूट्रल। ठीक है, तो ये कहानी होगी आपकी पीएच की, काफी इंपॉर्टेंट कहानी है। अब करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, अब करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जिसको नहीं पता, कॉन्सेप्ट यहाँ से देख लेना, 2-3 फॉर्मुले लिखे, उन फॉर्मुले का ध्यान रखना। करते हैं क्वेश्चन, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। अब डायरेक्टली सारे क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे बहुत इजीली। आपको बताना था पीएच ऑफ 0.01 मोलर NaOH। आपके पास NaOH गिवन है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.001 मोलर। ठीक है, तो इसका पीएच बताना है आपको। तो सबसे पहले पहचानो क्या है ये, तो सबको पता है बेस है, तो बेस का हम क्या पीएच निकालते हैं क्या, तो नहीं निकालते, हम क्या निकालते हैं पीओएच निकालते हैं। यस, तो पीओएच निकालो, पीओएच निकालेंगे क्या होगा -log OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन -log कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग बेस है तो कॉन्सेंट्रेशन पूरी की पूरी सेम हो जाएगी, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहेगी आपको 0.001। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी यूज करेंगे, अगर वीक होगा या वीक एसिड होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तब C-अल्फा यूज होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा। अभी स्ट्रॉन्ग है तो मैं डायरेक्टली उठा के पुट कर सकता हूं, जैसे HCl भी स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्टली उठा के मैंने पुट कर दिया। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग के लिए हम डायरेक्ट पुट करेंगे, वीक होगा तब C-अल्फा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने पार्ट 1 के अंदर सिखाया था तुम्हें। ठीक है, तो खैर आएगा तो आगे बता ही देंगे फिर से। तो -log कितना हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, देखो पॉइंट हटेगा, कितने जीरो आएंगे 1 2 3 जीरो आएंगे, तो 10 की पावर -3 बोल सकते हो इसको, 10 की पावर -3। तो और इसका लॉग तुम समझते हो, -log 10 की पावर -3 का मतलब क्या होता है 3 होते हैं। तो मतलब जो पीओएच आ गया तुम्हारा, पीओएच कितना आ गया आपका 3 आ गया, और क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना था पीएच। यस, तो फॉर्मूला में पता है पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14, तो पीएच आ जाएगा कितना 14 माइनस पीओएच 14 माइनस 3 दैट इज 11 ऑप्शन दिख रहा है। यस, तो इसका पीएच हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्लियर है कैसे करा, क्वेश्चन समझ आ गया। ओके, ठीक है, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन 12th क्वेश्चन हो गया सभी का। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 बोलता है द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन वेयर हुज हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज 6.2, मतलब हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन आपको दे दी कितनी, या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 6.2 10 की पावर -9 मोल पर लीटर। तो इस बार ऑलरेडी H+ की कंसंट्रेशन गिवन है, आपको क्या निकालना है पीएच, तो पीएच निकाल लेते हैं। तो पीएच कितना आता है, पीएच का फॉर्मूला आप लोग को पता है -log H+ आयन कंसंट्रेशन, इसको उठा के पुट करो -log 6.2 इंटू 10 की पावर -9, ये लिख दिया। इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है log a इंटू बी, तो log a इंटू बी वाली आइडेंटिटी आप लोग को पता होगी, पता है ना क्या होती है log या x इंटू वाई क्या होता है log x प्लस log y, log x प्लस log y, तो क्या हो जाएगा माइनस को एज इट इज रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर, log 6.2 प्लस log x इंटू वाई log 10 की पावर -9। आई बात समझ में, माइनस से मल्टीप्लाई करो -log 6.2 माइनस log 10 की पावर -9 कितना होगा -log 6.2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस नहीं, मतलब ये वाली यूनिटी आपको पता है -log 10 की पावर -9 क्या होगा, ये +9 होगा।
होगा ना, ये तो हमने पीछे पढ़ा था माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 3 क्या था 3 था, तो माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 9 क्या होगा 9 होगा, स्टार्टिंग में यही बताया था मैंने। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो क्या आएगा 9 माइनस लॉग 6.2, ठीक है। तो ये आपको आ गया 9 माइनस लॉग 6.2। अब जरा एक चीज को ऑब्जर्व करो, एक चीज को ऑब्जर्व करो, तुम्हें इस चीज का लॉग मार्क करके आया दूसरा, तुम्हें इस चीज का लॉग निकालना था, लॉग 6.2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 का पीएस निकालना था, माइनस लॉग इतना था। तो इसका जब तुमने पीएस निकाला तो इस स्टेप को इस स्टेप के साथ कंपेयर करो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार तुम ये नहीं लगाते रहोगे, डायरेक्ट अपने लिए ट्रिक बनाया करो, अपने लिए क्या बनाओ छोटी छोटी ट्रिक्स बनाओ। तो देखो इसको जब हमने सॉल्व करा कितना है 9 माइनस लॉग 6.2, मतलब 10 की पावर वाला ऊपर 9 माइनस लॉग 6.2, 9 माइनस लॉग 6.2, ये तो है, समझ लो। जैसे ही पता चलेगा तो नेक्स्ट टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन होगा तुम डायरेक्टली सॉल्व करोगे। जैसे सपोज मैं आपसे बोलता हूँ 7.3 टू 10 की पावर माइनस 4, इसका पीएच निकालो, ये सपोज हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन, इसका पीएच निकालो, डायरेक्ट निकालो क्या, यस 4 माइनस लॉग 7.3 की वैल्यू लॉग टेबल से निकाल के आंसर निकाल दोगे। अरे बस हमने डायरेक्ट रूल बनाओ अपने लिए, 9 माइनस लॉग 6.2, इसको सॉल्व कर लो, बस हो गया काम, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अपने लिए ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स बनाया करो। तो log 6.2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन हो गया, लॉग बुक से आप निकाल सकते हो, कितनी होती है इसकी 0.79 होती है शायद, एक मिनट में देख लेता हूँ लॉग बुक से, इसकी वैल्यू होती है 0.79, यस ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 0.79, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8.21, तो 8.21 दिख रहा है आंसर, यस। तो आपका आंसर हो जाएगा 8.21, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है इस टाइप का कि अगर ये इस टाइप का कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो 9 माइनस लॉग दिस, 9 माइनस लॉग दिस, ठीक है। तो ध्यान रखना, काम जल्दी और आसानी से होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14, 0.02 मोलर मोनोबेसिक एसिड, 0.02 मोलर मोनोबेसिक एसिड एंड डिसोशिएट 2%, देखो आ गया जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है 2% गिवन है। अब आपको पीएच निकालना है, ठीक है। तो अभी तक हम पीएच लगाते थे माइनस लॉग, मतलब लगाएंगे वही, हम यहाँ पर एच की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली उठा के 0.02 पुट कर देते थे, ये तो कर रहे थे अभी तक, पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वीक एसिड है। कैसे पता चला सर वीक एसिड है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उनका डीओडी 100% होता है, तो उनका नहीं गिवन होता है। जो वीक एसिड होते हैं उन्हीं का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन रहता है। मतलब अगर डीओडी गिवन है तो इट इज अ वीक एसिड, और वीक एसिड होने के कारण इसका H+ डायरेक्टली ये नहीं होगा। H+ कितना होता है, C अल्फा होता है। सर कैसे, तो देखो पार्ट 1 के अंदर मैंने बताया था, मोनोबेसिक एसिड की बात करते हैं। मोनोबेसिक एसिड कौन सा होता है, जो एक H+ देता है। सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूं, एसिडिक एसिड CH3COH इज द मोनोबेसिक एसिड, CH3COO माइनस प्लस H+, ठीक है। याद करो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.0.0 ये थी, तो इसकी कितनी होती है C माइनस C अल्फा होती है, इस इनिशियल की C माइनस C अल्फा, इसकी कितनी होती है C अल्फा C अल्फा। तो देखो हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है फाइनल वो कितनी होती है, C अल्फा होती है। तो इसलिए जब H+ पुट करोगे, अभी तक हम डायरेक्टली C पुट कर रहे थे स्ट्रॉन्ग के केस में, पर वीक के केस में हम C नहीं पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, C अल्फा पुट करेंगे। आगे बात समझना इतना, बस यही आपको ध्यान रखना है, यही सबसे ज्यादा गलती होती है। स्ट्रॉन्ग के लिए डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, पर वीक के लिए जहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन होगा या जहां भी वीक एसिड होगा, वीक बेस होगा, वहां हम C अल्फा पुट करेंगे। बिकॉज ऑफ दिस C अल्फा ये निकाल चुके हम पहले, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो चलो, तो C अल्फा के लिए सबसे पहले मुझे C अल्फा निकाल लेता हूँ। C अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो यहाँ पर C अल्फा कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है 0.02 और अल्फा कितना है 2%, 2% मतलब 2 डिवाइड बाय 100। मोनोबेसिक एसिड का एग्जांपल था तो हमने डायरेक्टली उठा के पुट कर दिया, ठीक है। तो सॉल्व करोगे कितना आएगा, 2 जीरो यहाँ पर आएंगे, 2 2 4 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4, ऊपर चला जाएगा -4, ये हो जाएगा। इसको उठाओ यहाँ पुट कर दो, माइनस लॉग C अल्फा की वैल्यू कितनी है ये पुट कर दी यहाँ 4 इंटू 10 की पावर -4, और इसको सॉल्व करना अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया क्या होगा इसका आंसर, यस 4 माइनस लॉग 4। समझ आ रहा है। तो जो बीच में तामझाम हम कर रहे थे उसकी कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आइडेंटिटी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ोगे काम एकदम होगा, ठीक है। 4 माइनस लॉग 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, लॉग 4 की अब अपने
लॉग बुक से देख सकते हो वैल्यू, पर एक चीज ध्यान रखना, log 2 की वैल्यू सब जने याद रखो। log 2 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, चलो log 2 इज 0.3010, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी लॉग जो वैल्यूज होती है log 2 की वैल्यू से हमारी निकल जाती है। जैसे log 4 भी निकल सकता है। एक तो सिंपल ऑप्शन है कि तुम अपने लॉग बुक से निकालो, वैल्यू देखो और आंसर निकालो, पर मैं दूसरा एक सिखाता हूँ तुम्हें log 2 के बेसिस में कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो log 2 ध्यान रखो सब जने, ये वैल्यू सबको याद रहनी चाहिए, 0.3010, काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये log 2 की, ठीक है। तो log 4 को तुम क्या बोल सकते हो भाई, 2 का 2 बोल सकते हो ना, 2 का स्क्वायर, 2 2 4, और log 2 की पावर 2 बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। log 2 की पावर 2, क्या आप लोगों ने एक आइडेंटिटी सुनी होगी, log m की पावर n, एक आइडेंटिटी यूज करते हैं log m की पावर n कितना होता है, n log m, ये होता है आपका log m की पावर n इज n, आगे आ जाएगा log m, तो इसको यूज कर देंगे, log 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 log 2, और इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 log 2 सबको पता है कितना, 0.3010, इसको सॉल्व करें, 4 माइनस 0.6020, सॉल्व कर दिया, कितना आ गया 3.997, तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है 3.997, ये 3.39 होगा ना, हाँ 3.397, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वरना यहाँ पर भी तुम डायरेक्टली लॉग बुक से log 4 की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन के अंदर log की वैल्यूज गिवन होती हैं। अगर आपको log 2 की वैल्यू पता है, तो अगर आपके पास log हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें log 4 की वैल्यू गिवन ना हो, ठीक है, तब तुम्हें ये वाले कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सब मान के चलते हैं, एग्जामिनर मान के चलता है कि एग्जाम्स में हम लोग मान के चलते हैं कि सब बच्चे को log 2 की वैल्यू एटलीस्ट याद है, तो log 2 की सब जने याद रखनी 0.3010, ठीक है, तो उसका यूज करके भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 कहता है, क्वेश्चन 15 कह रहे हैं गिवन pH ऑफ द सॉल्यूशन A, pH इसका A का कितना है 3 है, एंड pH B का है कितना 2, दोनों को मिक्स करा, रिजल्टेंट pH ऑफ द सॉल्यूशन इज, रिजल्टेंट बताना है, तो क्या रिजल्टेंट सबसे पहली बात क्या 5 होगा, क्या 3 + 2 5, ऑप्शन दिख रहा है, तो ऐसा मत करना, ऐसा नहीं होता है ना, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं कि ऐड करके तुम pH निकाल दोगे, गलत हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हमें इन दोनों से रिजल्टेंट तैयार हो रहा है, तो रिजल्टेंट के अंदर हमें क्या निकालनी पड़ेगी, pH निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, H+ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो जरा बताओ A की H+ कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, अगर pH A का 3 है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ इसकी H+ कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, pH इसकी H+ कॉन्सेंट्रेशन, तो अभी मैंने बताया था अगर pH 3 होता है तो H+ क्या होती है, यस 10⁻³ सिमिलरली इसकी H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 10⁻² होगी, है ना, pH 2 है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 10⁻²। तो अब जो सॉल्यूशन तैयार होगा, सॉल्यूशन जो हमारा तैयार होगा A और B का, तो उसमें क्या होगी H+ किसके कारण, A के कारण, प्लस H+ B के कारण, ये तो होगा ना, तो A के कारण कितनी H+ आई 10⁻³ B के कारण कितना आया 10⁻²। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो भाई ऐड तो कर नहीं पाओगे क्योंकि ये -3 -2 है, तो क्या करते हैं दोनों को या तो -3 बनाओ, तो -3 बनाने के लिए क्या करें, इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दें, इस वाले को हमने 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दिया, भाई ये तो करते हैं ऐसे, जिससे जितना मल्टीप्लाई करते हैं उतना डिवाइड करते हैं, और इस 10 वाले को हम ऊपर भेज सकते हैं, तो जैसे ऊपर भेजेंगे तो क्या आएगा 10 × 10 की पावर, भाई ये 10 था, 10 ऊपर जाएगा तो -2 था, -1 10⁻³ बन जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 10⁻³ कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, अंदर क्या बचा 1 + 10, समझ लो मैंने ऐड करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करा ताकि दोनों जगह 10⁻³ मिल जाए, कितना हो गया 11 × 10⁻³ हो गया। तो ये होगा तुम्हारा H+ किसका, सॉल्यूशन का, जो हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन था उसका क्या होगा H+ होगा, ठीक है, इसको भी ऐसे लिख देता हूँ H+ किसका, सॉल्यूशन का, क्लियर है। और जैसे ही सॉल्यूशन का H+ निकला तो pH आ जाएगा तुम्हारा, pH कितना होता है -log H+, सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, ठीक है, ऊपर कर देता हूँ, तो -log ये हमारा H+ निकल चुका है सॉल्यूशन का, तो -log H+, सॉल्यूशन का H+ कितना है हमारा 11 × 10⁻³ आ गया 10⁻³, और इसको सॉल्व करना भी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है 3 - log 11,
आ रही बात समझ में। तो 3 माइनस लॉग 11 की वैल्यू अपनी लॉग बुक से देख लो, तो लॉग 11 की वैल्यू देख लो, तो लॉग बुक से कितनी होगी हमारी, लॉग 11 होगा आपका 1.04, तो 1.04 हो जाएगा। लॉग 11 1.04 पुट कर दिया, तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा हमारा, तो इसको सॉल्व कर दिया, हमारा तैयार हो गया आंसर कितना, 1. यहाँ बचेगा आपका 9 और यहाँ बचेगा 4, 1.94 ऑप्शन दिख रहा है कोई, यस, तो आपका हो जाएगा सी 1.94। ठीक है, तो जो पीएच होगा हमारा सॉल्यूशन का वो होगा 1.94, ना कि 5 नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को। किस तरीके से करा, पहले हमने H प्लस निकाली सॉल्यूशन की, और जैसे H प्लस सॉल्यूशन का निकला हमने पीएच का फॉर्मूला पुट कर दिया और हमारा आंसर तैयार हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सबको। ओके, तो ये है पीएच का कॉन्सेप्ट, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पीएच का, तो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, पीएच का कॉन्सेप्ट आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपका एक रेफरेंस पीएच चार्ट बना देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा समझने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, तो यह है आपका रेफरेंस पीएच चार्ट। तो देखो पीएच की 0 से 40 तक वैल्यू गिवन है आपको, और हर एक पीएच की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो आप लोग को एटलीस्ट एक एग्जाम्पल याद रहे तो अच्छी बात है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। ठीक है, कि भाई ये सपोज तुमसे बोल दे कि जो लेमन होता है क्या होता है, एसिड होता है कि बेस होता है, तो लेमन तुम्हें दिख रहा है पीएच कितना है लेमन का, 3 है, तो मतलब क्या है, ये एसिड है। ठीक है, तो हर एक एसिड के पीएच के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एग्जाम्पल अगर तुम्हें याद रहेगा तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 5 क्वेश्चन। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ। तो ये आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आ गए बोर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ठीक है, पीएच का कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन 16 बोलता है 200 मिलीलीटर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन ऑफ pH2 इज मिक्स्ड विद 800 मिलीलीटर ऑफ अनदर सॉल्यूशन ऑफ pH3। द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, द pH ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज। ठीक है, तो जो हमने 15 क्वेश्चन करा था थोड़ा थोड़ा उसी की तरह मैच करता है, पर अंतर क्या है जरा डिफरेंस समझो। इसमें अलग अलग सॉल्यूशंस गिवन है, मतलब एक की जो वॉल्यूम गिवन है, एक का 800 मिलीलीटर वॉल्यूम गिवन है और दूसरे का जो वॉल्यूम गिवन है 200 मिलीलीटर वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, तो जैसे पीछे हमने डायरेक्टली H प्लस निकाल दिया था, वैसे नहीं निकाल पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें केवल पीएच गिवन था, हमने एक डब्बे के अंदर दोनों को डालना था। यहाँ पर वॉल्यूम भी डिफरेंस है, लास्ट वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम सेम था। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली कर लिया। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम सॉल्यूशंस वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आप लोग को पता होगा, जैसे सपोज अगर pH2 है आपका, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, कॉन्सेंट्रेशन तो निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर pH3 है तो चलो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी 10 की पावर -2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी 10 की पावर -3। ये तो निकाला जानते हो आप लोग, जानते हो ना। और ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, हमारी नॉर्मेलिटी होती है, तो इसको N1 बोल देता हूँ, इसको N2 बोल देता हूँ, कोई डाउट। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना है। तो जो ये कॉन्सेंट्रेशन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। नॉर्मेलिटी इज अ टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, या फिर मोलैरिटी भी बोल सकते हो, मोलैरिटी इज अ टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो आप लोगों ने फॉर्मूला सुना होगा जनरल, जो NV होता है किसके बराबर होता है, N1V1 प्लस N2V2 के। तो ये लॉजिक यहाँ पर लगेगा। तो N इज द कॉन्सेंट्रेशन, जैसे N1 कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, pH2 वाली की, N2 कॉन्सेंट्रेशन है इसकी, तो N किसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, जो टोटल होगा, समझो टोटल सॉल्यूशन होगा। तो N हमारा निकालना है, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना है 200 मिलीलीटर और इसका वॉल्यूम कितना है 800, ये भी लिख दिया यहाँ पर। चलो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 8 + 2 दैट इज 1000 मिलीलीटर हो गया टोटल वॉल्यूम। N1 कितनी गिवन है, 10 की पावर -2, और वॉल्यूम कितना है इसका 200, समझ लो नहीं समझ लो। और N2 कितना है 10 की पावर -3 और वॉल्यूम कितना है इसका 800। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला हमने लगाया है, ये सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन वाले चैप्टर के अंदर हमने बहुत बार यूज करा है इस टाइप के फॉर्मूले। और जहां पर भी वॉल्यूम डिफरेंस होते हैं और कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होती है तो हम इसी टाइप के फॉर्मूलेस का यूज करते हैं। ये मैंने डिटेल में समझा रखा है सॉल्यूशन क्वालिटेटिव वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्मेलिटी निकाल आएगी, मतलब ये सॉल्यूशन का है, ये किसका है, जो मेन हमारा सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। N इज सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का है। कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लो। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, भाई 10 की पावर -2 है, तो यहाँ कितना बचेगा 2 प्लस यहाँ 2 जीरो से 2 कट गया, बचा कितना रह गया 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 × 10 की पावर 1, या फिर इसको हम 0.8 बोलते हैं, 0.8 बोल सकते हैं ना। ये समझ आ रहा है सॉल्व करना, तो नहीं यार तो ऐसे समझ लो। 10 की पावर -2 क्या होगा
ये होगा 1/100 इंटू 200 और 10⁻³ क्या होगा 1/1000 और 100 ऊपर है। आई बात है, तो यही कर रहा था मैं, 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, क्लियर है। और नीचे तो 1000 है, ये वाला 1000 नीचे लिया है, 1000 कोई इधर लिया है, तो n कितना जाएगा सॉल्यूशन का, यहाँ बचा 2, यहाँ कितना है 8/10 दैट इज 0.8/1000 मतलब 2.8 इंटू 10 की पावर ऐड कर दिया 2.8 और इसको मैं ऊपर ले गया 10⁻³ तो ये तुम्हारी नॉर्मलिटी या फिर कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन आ गई किसकी, सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, ठीक है। बस अब जैसे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन आई तुम पीएच निकाल सकते हो। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस किसका, सॉल्यूशन का, तो माइनस लॉग कितना है एच प्लस, डायरेक्ट पुट करो 2.8 इंटू 10⁻³ और इसको सॉल्व करना मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखा ही रखा है कैसे। 2.8 10⁻³ का मतलब क्या होगा, डायरेक्टली 3 माइनस यस लॉग 2.8, 3 ये तो पता है 3 माइनस लॉग 2.8, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 3 माइनस लॉग 2.8, लॉग 2.8 की वैल्यू लॉग टेबल में से देख सकते हो, मैं भी देख लेता हूँ लॉग टेबल से कितनी होगी 0.447, 0.447 तो इसको सॉल्व कर लिया, कितना आ गया आपका 2.5 2.55 आ जाएगा, तो 2. यस पहला ही ऑप्शन दिख रहा है 2.55, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बात चल रही, अगर कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो और वॉल्यूम गिवन हो तो इस तरीके से करेंगे, अगर वॉल्यूम सेम होगा तो जो हमने 15 क्वेश्चन किया था वैसे करेंगे, डायरेक्टली हम सॉल्यूशन के अंदर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे और पुट कर देंगे, क्लियर। तो ध्यान रखना है दोनों क्वेश्चंस का। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारी बात है क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 बोलता है क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 इज 0.005 मोलर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज, ओके। तो सारे के सारे क्वेश्चन अब सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर है। तो क्या कॉन्सेप्ट है पहले समझ लो, कॉन्सेप्ट समझो पहले, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। जिसको हम KSP बोलते हैं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी को हम S बोल देते हैं। तो हम सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझते हैं सबसे पहले। तो सॉल्युबिलिटी होती क्या है, ये आपको पता होगा कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होती है वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाई जाती है। जैसे सपोज ये पानी है, इसमें तुम चीनी डालो, ठीक है, तो चीनी डालोगे, घोलोगे घोलोगे, घुलेगी, घुल जाएगी, घुल गई, थोड़ी और चीनी डालो, घुल जाएगी। पर क्या इतने से पानी में तुम दुनिया भर की सारी चीनी डालो, घुल सकते हो क्या, तो नहीं घोल सकते। समझ लो, कुछ एक लिमिटेड अमाउंट की शुगर तुम घोल सकते हो, बात समझ लो, कुछ लिमिटेड अमाउंट की शुगर का तुम इसमें मिक्स कर सकते हो, डिसॉल्व करा सकते हो, और दैट इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी। वही उसकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, कि उसने मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, यस अलग शब्दों में, सीधे साधे शब्दों में कहो, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, जो उसने मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अचीव कर लिया उसको सॉल्युबिलिटी कहेंगे। अब क्या होगा, अगर अब तुम उसमें चीनी डालोगे, घोलोगे, तो घुलेगा नहीं, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, बात समझ लो, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो यही कहानी है सॉल्युबिलिटी की, कि उसमें जितना मैक्स, तो अगर उस नीचे जो सेटल डाउन है उसको घोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें और पानी डालना पड़ेगा, या तो पानी डालो या तो गर्म करो, हीट टेम्परेचर इंक्रीज करो, समझ लो ना। तो ये सब कहानी हमने करी हुई है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। इट इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होती है किसी भी सॉल्यूशन की, उसी को हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, तो जैसे अभी तक हम इक्विलिब्रियम के अंदर कहानी कर रहे थे, सेम टू सेम हम KSP भी लिखते हैं, जैसे हम KC लिखते हैं वैसे ही हम KSP भी लिखते हैं, वही इक्विलिब्रियम की जो मैं बात कर रहा हूँ। जैसे सपोज आपके पास सॉल्ट है NaCl, सॉलिड होगा, इसको जैसे ही पानी में डालोगे क्या देगा, Na+ और Cl- देगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे है, इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे है, तो बताओ इसके लिए KSP क्या लिखोगे, याद करो, अगर KC होता तो KC क्या लिखते, तो देखो ये दोनों एक्वस है, इसको लेंगे सॉलिड, इसको लेते नहीं है तो क्या लिखेंगे Na+ Cl-, और इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी भी सॉल्युबिलिटी S, तो क्या आ जाएगा S², और इसको ही हम KC ना बोल के KSP बोलते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगा आपका S², क्लियर है। और एक चीज का और खास ध्यान रखना है, दिस इज द सॉल्ट ऑफ टाइप 1:1। ये किस टाइप का सॉल्ट है, 1:1 टाइप का सॉल्ट है। क्यों, क्योंकि देखो जब ये ब्रेक हुआ, यहाँ पर भी 1 मोल मिला, यहाँ पर भी 1 मोल मिला, इसीलिए इस टाइप को हम कौन सा सॉल्ट बोलते हैं, 1:1 टाइप का सॉल्ट बोलते हैं। इस टाइप के अलग अलग होते हैं, जैसे एग्जांपल एक और मैं देता हूँ तुम्हें, MgCl2।
MgCl2 आपका सॉलिड होगा, किसमें ब्रेक होगा, Mg2 प्लस और 2 Cl के नीचे देखो 2 है तो 2 मोल मिलेंगे Cl के, Cl माइनस, ठीक है, दोनों एक्वस है आपके। तो ये सॉलिबिलिटी इसकी एस, इसकी एस, तो बताओ इसकी Ksp कैसे लिखोगे, यहां लिख देता हूं मैं, Mg2 प्लस और Cl माइनस का होल स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है तो पावर में चले जाता है, पता है ना भाई, जैसे Kc लिखते हैं वैसे ही Ksp भी लिखना है, सेम टू सेम, सॉरी कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम कहानी है, ठीक है। चलो इसको थोड़ी देर रहने देता हूँ। तो इसको सॉल्व करा, Ksp कितना है आपका, Ksp आया Mg2 प्लस की वैल्यू है s और इसकी भी वैल्यू क्या मानी हुई है, s मानी हुई है, और ये s का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी गलत हो गया, छोड़े ना, s होगा, यहाँ कितना है 2 है, तो 2 है तो कितना मोल होगा, 2s होगा, समझ लो, 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है, 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है, तो अगर इसकी सॉलिबिलिटी s है तो इसकी क्या होगी, आगे 2 है तो 2s होगी, तो इसका हम करेंगे Cl माइनस का स्क्वायर, दैट इज 2s का स्क्वायर, क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ गया 4s3, तो ये Ksp आ गया आपका 4s3, और ये कौन से टाइप का सॉल्ट है देखो जरा, 1:2, ये कौन से टाइप का है, 1:2, ये आपकी आ गई किसके लिए, 1:2 टाइप के लिए, आई समझ में। एक और मैं बता देता हूँ, AlCl3 सपोज ये सॉलिड होगा, यहाँ पर सॉल्ट है, क्या देगा आपको, Al3 प्लस Al के नीचे 1 है तो 1 मोल मिलेगा, और दूसरे का चार्ज ये पता रखा है मैंने आप लोग को, Cl के नीचे कितना है 3, तो इसके 3 मोल मिलेंगे Cl के, और पहले वाले का चार्ज -1, दोनों क्या होंगे, एक्वस स्टेट में होंगे। तो जरा बताओ, ये तो सॉलिड है, इसको नहीं कंसिडर करेंगे, इन दोनों को कंसिडर करना है, ये आप लोग को बता रखा है, जो एक्वस में होता है उन्हीं को कंसिडर करते हैं, सॉलिड वालों को लिखते नहीं है। तो अगर इसकी सॉलिबिलिटी s है तो 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है इसका, 1 से इसका 3 मिल रहा है, तो इसकी s होगी तो इसकी कितनी होगी, 3s होगी, तो डायरेक्टली लिख लेंगे Ksp कितना हो जाएगा आपका, Al3 प्लस और Cl माइनस का कितना, कोफिशिएंट 3 है तो क्यूब, दैट इज s इंटू ये कितनी है वैल्यू, 3s का क्यूब, तो इसको सॉल्व करेंगे, 27s की पावर 3 आएगा और +1 4, तो ये आएगा आपका Ksp इज इक्वल टू 27s की पावर 4, 27s की पावर 4, ठीक है। तो कौन से टाइप का सॉल्ट है, तो देखो कितने मिल रहा है, 1 और 3, तो एक इस टाइप का सॉल्ट है, 1:3 टाइप का सॉल्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान भी रखना है, हर एक सॉल्ट के लिए Ksp की वैल्यू डिफरेंट होती है, जैसे 1:1 सॉल्ट के लिए क्या आएगी, s², 1:2, अच्छा इसको 1:2 बोलो या 2:1 बोलो, सेम ही है, ठीक है। अभी फिलहाल 1:2 में दिख रहा है भाई, अगर इसको मैं आगे लिख दूं इसको पीछे लिखूं तो बात तो सेम ही होगी ना, तो 1:2 बोलो या 2:1 बोलो, सेम है। सिमिलरली 1:3 बोलो या फिर 3:1 वाला बोलो, बात सेम होती है, क्योंकि 3:1 के लिए क्या होगा, इसको मैं आगे लिखूं इसको पीछे लिखूं तो 3:1 ही तो हो जाएगा, समझ लो, तो घबराना नहीं है, सेम है। बस आपको ये ध्यान रखना है, हर एक टाइप के सॉल्ट्स के लिए जो वैल्यू होती है Ksp की और सॉल्युबिलिटी की वो डिफरेंट होती है, याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के साथ अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आगे समझ में तो अपने आप निकाल सकते हो, पर एटलीस्ट इन तीनों की याद रखो, 1:1 की क्या होती है s², 2:1 या 1:2 की क्या होती है 4s3, और 3:1 या फिर 1:3 की क्या होती है 27s की पावर 4, तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली हम निकाल भी सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई, तो हम इन्हीं का यूज करके करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन 17 कह रहे हैं द सॉलिबिलिटी ऑफ PbI2 की जो सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी ऑफ PbI2 इज 0. इसकी सॉलिबिलिटी कितनी गिवन आपको, 0.005 गिवन है, 0.005 मोलर गिवन है। आपको सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बताना है, मतलब Ksp बताना है। तो सबसे पहले बताओ ब्रेक किसमें होगा, वरना डायरेक्टली भी तुम्हें पता है, देखो इसके नीचे 1 लिखा है, इसके नीचे 2, तो मतलब कौन सा टाइप का सॉल्ट है, 1:2 टाइप का सॉल्ट है, ये तो था। जैसे NaCl किस टाइप का था, 1:1, तो 1:1। MgCl2 किस टाइप का था, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो 1:2। AlCl3 किस टाइप का था, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 3, तो 1:3। तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये है 1:2 सॉल्ट का, तो इसका वैसे हम डायरेक्ट भी हम जानते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, पर चलो सॉल्व कर लो। कितने किसमें ब्रेक होगा, Pb2 प्लस, Pb के नीचे 1 है तो 1 मोल मिलेगा Pb का, 2 प्लस और I के नीचे कितने 2, तो 2I माइनस, तो सॉलिबिलिटी इसकी S हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी 2S हो जाएगी। Ksp किसके बराबर आएगा, S इंटू 2S का स्क्वायर,
ठीक है, पीछे बता रहे हैं, बार बार नहीं लिख रहे हैं उसको, तो डायरेक्टली आएगा 4s3। तो सॉलिबिलिटी आएगी आपकी 4s3, बस पुट कर दो 4, s की वैल्यू कितनी गिवन है, इसको ऐसा लिख सकते हो, चलो फिलहाल ऐसे 0.005 का क्यूब, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू पॉइंट हटेगा 1 2 3 10 की पावर, ऐसे कर सकते हो इसको 10 की पावर, चलो पूरा लिख देते हैं, पॉइंट आया 3 जीरो लगाए नीचे, तो 5 डिवाइड बाई 1000, 4 इंटू अंदर कितना बच गया 5 इंटू 10 की पावर, ऊपर से ले गया -3 का क्यूब, बस 4 5 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 125, और 10 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा -9। तो सॉल्व करा कितना आया 125, 500 इंटू 10 की पावर -9। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या 500 इंटू 10 की पावर -9, या फिर इसको बोल सकते हो तुम समझ लो नहीं समझ लो, ये पॉइंट आगे शिफ्ट कर दोगे 500 इंटू 10 की पावर -9, तो ऑप्शन मुझे दिख तो नहीं रहा है कोई सा भी, 6.8 में दिख रहा है, तो अगर तुम्हें पॉइंट शिफ्ट करना है पॉइंट शिफ्ट कर सकते हो 2 आगे, तो कितना जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 2 आगे शिफ्ट होगा, कितना जाएगा -7। क्लियर है? तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें 5 इंटू 10 की पावर -7, तो नहीं दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, तो ये होगी इसकी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, डायरेक्टली हमने सॉलिबिलिटी जो गिवन थी एस की जगह पुट करी और हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते थे, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट केएसपी ऑफ द सॉल्ट ऑफ टाइप MX1। पहला है आपका MX1 टाइप का, दूसरा है आपका MX2 टाइप का, और तीसरा है M3X टाइप का। इन दोनों की केएसपी गिवन है, देखो ध्यान से, इसकी केएसपी कितनी गिवन है आप लोग को, केएसपी गिवन है 4 इंटू 10 की पावर -8, इसके लिए केएसपी गिवन है 3.2 इंटू 10 की पावर -11, और इसके लिए गिवन है 2.7 इंटू 10 की पावर -15। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है केएसपी की वैल्यू। आपको बताना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ देयर सॉलिबिलिटी, तो सॉलिबिलिटी का ऑर्डर बताना है, तो डेफिनेटली जिसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा मतलब जिसकी सॉलिबिलिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वही सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो निकाल दो, ये कौन सी टाइप का सॉल्ट है, MX1 टाइप का सॉल्ट, तो इसके लिए वैल्यू क्या आती है केएसपी का x² आता है, ये तुमने निकालना सीख लिया पहले, सीखा है ना, स्टार्टिंग में सिखा दिया था मैंने। तो केएसपी का क्या होगा s², तो केएसपी कितना है 4 इंटू 10 की पावर -8 इज इक्वल टू s²। तो s की वैल्यू क्या होगी जरा बताओ, अंडर रूट ले लोगे, तो रूट ले लोगे तो 4, चलो ले लो, तो कितना आएगा s इक्वल टू, इसको बिठा देते हैं चलो। ठीक है, ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दोबारा से लिख दूंगा इसको। तो s कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 10 की पावर -8, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -4। तो पहले वाली की सॉलिबिलिटी आ गई इतनी। सेकंड कौन सा था आपका MX2 का, MX2 का क्या रिलेशन होता है केएसपी का, क्या होता है, MX2 का होता है आपका 4x क्यूब होता था, याद करो 4x क्यूब होता था ना। केएसपी कितना गिवन है 3.2 इंटू 10 की पावर -14। ये समझ रहे हो, ये अभी खुद पहले तो लिखा है मैंने, समझाया तुम्हें, तो इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ वीडियो पूरी देखा करो, समझ इजीली आएगा। 4s क्यूब 3.2 10 की पावर -14, ठीक है, तो 4s क्यूब कितना आ जाएगा, 4 नीचे लेके आ गए, 3.2 डिवाइड बाय 4 इंटू 10 की पावर -14, पॉइंट से 10 कट गया, आ गया पॉइंट हटा 10 ऊपर चला जाएगा, क्यूब इज इक्वल टू ये कटेगा आपका कितना होगा 10 की पावर -15 हो गया, 10 की पावर -15 बाहर आ जाएगा, और ये 3.2 चलो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, क्यूब है ना, तो 32 डिवाइड बाय 4 है, 32 डिवाइड बाय 4 मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये सॉल्व करके ये आपका हो जाएगा 2 से काटे 2 1 जा 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16। अगर डायरेक्टली भी आ सकते थे 8 4 से 32 होते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो एस कितना आ गया, रूट ऑफ 8 इंटू 10 की पावर -15, तो यहाँ से एस आ गया आपका 2 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, 2 का क्यूब करोगे 8 होगा, और 5 का क्यूब करोगे 5 3 15 हो जाएगा, तो इतना आ गया, इतनी बात समझ आ गई। अब थर्ड वाला टाइप है, थर्ड टाइप का क्या है ये समझ आ गया। तीसरा है आपका, चलो इसको मिटा देता हूँ, इसको रहने देता हूँ, ये पहले वाले टाइप का है, तो ये MX1 टाइप का ही आ गया, MX2 का ही आ गया। ठीक है, चलो इसको रहने देते हैं, बाकी मिटा देते हैं। तीसरा क्या था आपका,
M3X टाइप का, M3X वाले का क्या होगा जरा देखो, KSP का क्या रिलेशन आता है, 3:1 सॉल्ट है, 3:1 टाइप का सॉल्ट है, तो क्या आता है इसका 27s⁴, क्या आता है रिलेशन, ठीक है। तो क्या होगा इसका KSP की वैल्यू गिवन है आपको 2.7 इंटू 10⁻⁻15, 27s⁴, तो s⁴ को एक तरफ रखते हैं, 27 नीचे ले आते हैं, 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 27, पॉइंट हट गया, 10 आ गया, 27 से 27 कट गया, s⁴ इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 ऊपर जाएगा तो -16, तो ठीक है। तो s कितना आ जाएगा, √10⁻⁻16 दैट इज 10⁻⁻4, तो ये आ गया 10⁻⁻4, क्लियर। तो mx1 का ये सॉलिडिटी, ये किसका था, mx2 की थी ये वाली, और ये वाली किसकी आ गई, M3X की आ गई। तो आप चेक कर लो सॉलिडिटी सबसे ज्यादा किसकी आई है, तो इसकी सबसे ज्यादा सॉलिडिटी है, ये तो सबसे बड़ी वैल्यू, इसके बाद ये है 10⁻⁻4, और ये 10⁻⁻5 सबसे छोटी है, तो सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी किसकी होगी, mx1 की होगी, उसके बाद किसकी होगी, ये सबसे बड़ी वैल्यू थी तो सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी इसकी, उसके बाद ये देखो -5 है पर ये -4 है तो इसकी होगी, मतलब M3X की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, mx2 की होगी, ठीक है, mx2 की होगी। तो ये आपका ऑर्डर आ जाएगा सॉलिबिलिटी का, ये हमें निकालना था, हमें ये बोलना था कि ऑर्डर क्या होगा सॉलिबिलिटी का, तो हमने सॉलिबिलिटी निकाल ली, जो सबसे ज्यादा होगी जिसकी वैल्यू उसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर इसकी, और फिर mx2 टाइप की, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से सॉलिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन हम कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा पता रहना चाहिए कि कौन से टाइप का सॉल्ट है और उसकी वैल्यू क्या होती है, क्या रिलेशन होता है उसका, अगर नहीं भी पता आप निकाल सकते हो, निकालना मैंने सिखा दिया था तुम्हें कैसे निकालते हैं, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 बोल रहा है KSP ऑफ MOH होल टू एस इज 5 × 10⁻16 द pH, ओके। तो इस बार क्वेश्चन में क्या करा है, सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट और pH का कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया है, ठीक है, तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो MOH होल टू एस है, किसमें ब्रेक होगा, M2+ और 2OH-, या फिर तुम कह सकते हो कौन से टाइप का सॉल्ट है, देखो 2+1, तो 1:2 टाइप का सॉल्ट है ना, 1:2 टाइप का सॉल्ट है, समझ लो। 1:2 टाइप के सॉल्ट्स में आपको क्या निकालना है, इसमें pH निकालना है, pH निकालने के लिए आपको OH- कॉन्सेंट्रेशन या फिर सॉलिबिलिटी की जरूरत होगी, समझ लो। तो ये सॉलिबिलिटी इसकी S होगी, इसकी क्या होगी 2S होगी, या फिर डायरेक्टली 1:2 टाइप के सॉल्ट का तुम्हें रिलेशन पता होता है, KSP कितना होता है 4s3 ये होता है, तो सॉलिबिलिटी आ जाएगी, KSP की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 5 × 10⁻⁻16 इज इक्वल टू 4s3, तो s3 कितना आएगा आपका, देखो 5 × 10⁻⁻16 डिवाइड बाय 4, इतना हो गया। तो देखो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्यूब रूट तो निकलेगा नहीं, तो थोड़ा बेटर वे है, पहले 10 की पावर को बाहर निकाला करो, पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे फिर इस वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 10⁻⁻16 किसका होता है, तो किसी का भी नहीं होता है, 3 का 3 नहीं हो सकता, 4 का भी नहीं होगा, तो क्या करता है, अगर बाय द वे इसको 100 से डिवाइड कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो कुछ बन रहा है, तो 5 डिवाइड बाय 4, 100 को तो यहाँ लिख दो, इनटू ये दो जीरो है नीचे वाले, इसको ऊपर भेजो तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻18 हो जाएगा, 16 17 18 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और 10⁻⁻18 का जब क्यूब रूट निकालो क्या आएगा, 6 आ जाएगा बाहर, भाई 6 3 18 तो होता है, तो इसीलिए पहले जो 10 की पावर वाला होता है उसको बाहर निकालने की कोशिश करो। तो इसके लिए क्या करना, मैंने 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दिया, इसको एज इट इज रख दिया और इन दोनों को ऊपर ले लिया, क्लियर। और अब देखो ये भी तुम्हें सॉल्व होता हुआ दिख रहा होगा, तो दिख रहा है आपको साफ साफ, ये कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 2 जा 8 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा ना, सिंपल 25 से 25 4 क्या होता है 100 होता है, 25 को 5 से करोगे कितना आएगा 125 × 10⁻⁻18। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व, अब जैसे ही तुम क्यूब रूट निकालोगे तो 125 का क्या होता है 5 का होता है, 125 का क्या निकलेगा क्यूब रूट 5, ठीक है, और 10⁻⁻18 से बाहर क्या निकल जाएगा 6, तो ये तुम्हारी सॉलिबिलिटी की प्रोडक्ट आ गई, मतलब वैल्यू आ गई, दैट इज 5 × 10⁻⁻6, ठीक है। और जैसे ही तुम्हें वैल्यू पता चली, तुम्हें पता होती है OH की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी होती है, S की होती है, 2S मत लिखना, 2S तो सॉलिबिलिटी निकालने के लिए लिखी है मैंने, वैसे कोई से भी टाइप का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है उसकी, X ही तो होती है ना, ओके। तो
ये हमारी सॉल्युबिलिटी आ गई। जैसे हमारी सॉल्युबिलिटी पता चल गई या फिर कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई, इसी को बोलोगे दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, जो ऊपर लिखा था मैंने। तो POH कितना हो जाएगा, निकालना क्या था हमें, pH निकालना था, ठीक है, पर बेस है तो पहले POH ही निकालेंगे। माइनस लॉग OH माइनस लॉग OH कितनी आई है 5 × 10 की पावर -6, और इसको सॉल्व करना मैंने तुम्हें सिखा रखा है, क्या होता है 6 माइनस log 5, तो 6 माइनस log 5 की वैल्यू होती है 0.699, ठीक है, ये वैल्यू होती है log 5 की, कितना आएगा 5.3, तो POH आ गया तुम्हारा 5.9, POH कितना आ गया आपका 5.3, पर क्वेश्चन में क्या निकालना है, pH निकालना है, ठीक है, तो क्वेश्चन में pH निकालना है, तो pH के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला तुम्हें पता है, pH प्लस POH कितना होता है 14 होता है, तो pH निकल जाएगा 14 माइनस POH 14 माइनस 5.3, डेट इज माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 7 पॉइंट, और यहाँ बचेगा कितना 13, तो कितना बचेगा 13 बचेगा, तो 8 हो जाएगा ना, 8, ठीक है, तो कितना आ जाएगा pH 8.7, तो 8.7 दिख रहा है आपको, तो सबसे नियर 9 ही दिख रहा है, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8.7 को नियरली हम 9 बोल सकते हैं, क्योंकि कोई और ऑप्शन तो है नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। क्लियर है, तो इस तरीके से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और pH के कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला के भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ध्यान रखना आप लोगों ने, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है, द PPT of CaF2 is obtained when following are mixed। अच्छा, इन किसको मिक्स करेंगे कि PPT बने, तो इसके लिए कंडीशन ध्यान रखो, जैसे आप लोगों ने रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड Kc के बारे में बात करी थी हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ कंडीशन बनती है। हम बोलते हैं कि अगर मेरा आयोनिक प्रोडक्ट क्या हो, आयोनिक प्रोडक्ट से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो, आयोनिक प्रोडक्ट से बड़ा होगा, तब मैं बोलता हूं इसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड है और नो PPT, कोई PPT नहीं बनेगा। अगर बाय द वे आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल आ गए, तो मैं बोलता हूं इसका ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी PPT बनता नहीं है ना भाई, कैसे बनेगा, भूला है पूरा का पूरा। अगर बाय द वे आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो इस केस में मैं बोलता हूं सॉल्यूशन क्या है मेरा, सुपर सैचुरेटेड, और इस केस में क्या बनेगा आपका PPT तैयार होगा, PPT विल ऑब्टेन, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी, जिसमें आप लोग को पता चलता है कि सैचुरेशन कब होता है, अनसैचुरेशन कब होता है, सुपर सैचुरेशन कब बनता है, और कब PPT तैयार होता है, कब PPT नहीं तैयार होता है। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। तो कभी कभी जैसे इस क्वेश्चन में PPT का पूछा है, कभी कभी पूछ सकता है बताओ कौन सा सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है, आपको सिंपल वही करना है, ठीक है। अब सवाल है सर KSP निकालना, तो जानते हैं IP कैसे निकलता है, IP का मतलब होता है आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं, तो आयनिक प्रोडक्ट का निकालने का तरीका सेम टू सेम जैसे KSP निकलता है, काम खत्म, ठीक है, जैसे KSP निकलता है वैसे ही निकलेगा IP। क्लियर है, बस हो गया, अब बता दिया। तो बताओ CaF2 का KSP पहली बार दिख रहा है आपको 1:2 टाइप का सॉल्ट है, क्या देगा Ca2 प्लस 2F माइनस, और इसका आपको KSP गिवन है कितना 1.7 10 की पावर -10, ये KSP गिवन है। तो इस बार KSP गिवन है तो हम क्या निकालेंगे, IP निकालेंगे, समझ लो, आयनिक प्रोडक्ट निकाल दो, तो आयनिक प्रोडक्ट कितना होगा Ca2 प्लस और F माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, F माइनस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ लो नहीं समझ लो, अब मैंने बता दिया जैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकलता है वैसे निकलता है आयनिक प्रोडक्ट। अब देखो पहले वाली चीज चेक करो, तो कैल्शियम की कितनी देखिए 10 की पावर -4 पुट करी, और F माइनस कितना रहेगा 10 की पावर -4 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो गया 10 की पावर -4, 4 2 8, भाई 4 2 8 हो जाएगा, तो 10 की पावर -8 कितना हो गया 10 की पावर -12। तो चेक करो, आयनिक प्रोडक्ट है 10 की पावर -12 और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है 10 की पावर -10, मतलब इस केस में KSP क्या है, ग्रेटर है आयनिक प्रोडक्ट के लिए, आयनिक प्रोडक्ट से ग्रेटर है, तो इसमें ये वाला कंडीशन बन गया, मतलब नो PPT। क्वेश्चन में बोला है PPT कहां बनेगा, तो ये तो नहीं हो सकता, समझे। ये जो IP निकाला उसको हमने KSP के साथ कंपेयर करा, ये -12 है, ये -10 है, तो डेफिनेटली KSP बड़ा है, तो KSP बड़ा है तो ये वाली कंडीशन मतलब नो PPT, पर क्वेश्चन के अंदर मुझे PPT चाहिए था, तो ये नहीं होगा। ओके, तो सेकंड चेक करेंगे,
इसको मिटा देते हैं। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड बोलता है आपका सी की क्या है, आपकी सी की है 10 की पावर -2 और एफ की है आपकी 10 की पावर -3 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 10 की पावर -2 इंटू 3 2 6 हो गया और 6 7 8 तो कितना आ गया, 10 की पावर -8 आ गया। तो देखो इस बार आयनिक प्रोडक्ट कितना है, 10 की पावर -8 आया है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन था 10 की पावर -10, मतलब इस केस में आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। भाई ये -10 की पावर -8 वैल्यू है, ये सॉल्व करा है हमने और ये क्या थी क्वेश्चन में गिवन, क्वेश्चन में गिवन थी 10 की पावर -10। तो बड़ा कौन सा है, तो यही बड़ा है, तो ये बड़ा है, इसकी वजह से आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन केएसपी और जब आयनिक प्रोडक्ट केएसपी से बड़ा होता है तभी क्या बनता है, पीपीटी दैट इज प्रेसिपिटेट बनता है। मतलब डेफिनेटली ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इसी केस में प्रेसिपिटेट बनेगा, क्योंकि इस केस में जो आयनिक प्रोडक्ट आया है दैट इज ग्रेटर देन योर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो आज काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैंने तुम्हें इस क्लास के अंदर, पीएच का, पीओएच का, सॉल्युबिलिटी का। तो आप लोग ध्यान रखो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। तो अब इसके बाद हम लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट 3 के अंदर मिल रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, लाइक बफर हो गया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हमें जो बचे हुए हैं वो थर्ड पार्ट के अंदर हमने सीखने हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करो। थैंक यू।